अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने जिन विभागों को विकास कार्यों की योजना के अनुसार राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें 15 जनवरी से पहले मांग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं करने की भी सलाह दी है। अमरावती के जिलाधिकारी पवनीत कौर की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति के कामकाज का जायजा लेने और विविध विभाग पर विचार विमर्श के लिए बैठक हुई। इस बैठक में महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे और सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। जिला योजना समिति ने इस वर्ष 300 करोड़ रुपए की निधि से विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाई है। इन कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कर धनराशि व्यय की जाएगी। अतः जिन विभागों ने अभी तक योजना के अनुसार धनराशि की मांग नहीं की है, वे तत्काल ऐसा पत्र जारी कर आगे की कार्रवाई के लिए समय से प्रयास करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खर्च नहीं होने वाली राशि के संबंध में तत्काल जानकारी दी जाए। इसी प्रकार यदि 2022-23 की योजना के लिए कुछ नई योजनाओं और गतिविधियों को लागू किया जाना है तो जानकारी तुरंत प्रस्तुत की जाए। जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे ने नवीन योजना में प्रस्तावित कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तर 300 कोटीपैकी 150 कोटी आपण जिल्हा परिषदला देतो, जवळपास मोठा सांगते, तर त्यांची आढावा नाही आहे, आपण फक्त एजन्सीजची आढावा घेतलेला आहे। तर जे एजन्सीज आहे त्यांचे उरलेले म्हणजे जवळपास 150 कोटी एजन्सीजचे आहे आणि एजन्सीज मध्ये जे प्रस्ताव आलेले आहे ते आपल्याकडे आतापर्यंत प्रमाण 60 कोटी झालेले आहे, बरोबर, म्हणजे 150 पैकी 60 झालेली आहे प्रमाण आणि निधी वितरण पण तितकंच झालेलं आहे। तो म्हणजे प्रस्ताव आपल्याकडून कमी येत आहे, वेळेवर येत नाही। फर्स्ट पॉइंट, तर तुमचे जितका निधी आहे तुमची त्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव पाठवा। आता कुठे जेव्हा इंडिव्हिज्युअली काही एचओडीशी माझं डिस्कशन झालं तेव्हा असं कळालं की त्यांना हे माहित नाही आहे की त्यांच्या नेतो किती आहे, मतलब दे डोंट नो कि कौन से हेड में आपको कितना पैसा है, ऐसी भी कोई एजेंसीज है। तर कृपया ते बुकलेट जे आहे वर्षाच्या स्टार्टिंग मध्येच आपण तुम्हाला देतो, ठीक आहे, तर त्याच्याप्रमाणे म्हणजे हे बुकलेट मध्ये तुमच्या हेडच्या अनुषंगाने किती पैसे आहेत तर ते बघावे आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही प्रस्ताव द्या। अमरावती में मनपा प्रशासन ने कोविड का नियमों का पालन नहीं करने के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मनपा आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारी रास्ते पर उतरे हैं और जुर्माना वसूल रहे हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अमरावती में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो कई दुकानदार भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इस बीच अमरावती मनपा ने अब इन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है और मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर और सहायक आयुक्त भाग्यश्री बोरेकर ने कार्रवाई के लिए 6 दस्ते तैनात किए हैं। ये विशेष दस्ते बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रहे हैं। आम्ही पूर्ण 6 स्क्वॉड स्थापन केले शहरामध्ये आणि या स्क्वॉडच्या माध्यमातून आणि पोलिसांच्या सहकार्याने पूर्ण शहरामध्ये जेवढ्या काही आस्थापना आहेत त्याच्यामध्ये मॉल असतील, दुकाने असतील, विविध मंगल कार्यालय असतील, अशा ठिकाणी जाऊन दंडाची कार्यवाही करण्याची कार्यवाही अत्यंत तीव्र स्वरूपात केलेली आहे। याच्यामध्ये मागच्या 3 दिवसामध्ये माझ्याकडे जवळपास 2.5 लाख रुपये हा दंड आणि मंगल कार्यालयाकडनं 1.5 लाख रुपये दंड आम्ही वसूल करून घेतलेला आहे। आमचे एक जी काही मॉलिक्युलर लॅब आहे, आपण आर्टिफिशियल लॅब म्हणतो, हे लॅब आहे, त्या लॅबलाही मी स्वतः व्हिजिट केलेले आहेत, बाकीच्या हॉस्पिटललासुद्धा व्हिजिट केलेले आहेत आणि ह्या करून ह्या बेडच्या अनुषंगाने आमची जी दुसऱ्या लाटेमध्ये जी तयारी होती त्याच्यापेक्षा दुप्पट बेड करण्याची आमची तयारी सुरू झालेली आहे। कालपर्यंत माझ्याकडे जे काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या परवानगीसाठी हे आलेले आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही सुमारे 301 बेडची आम्ही आत्तापर्यंत तयारी केलेली आहे। उर्वरित बेडसुद्धा 1 ते 2 दिवसामध्ये पूर्ण होऊन जातील। माझं याद्वारे सर्व अमरावतीकर शहरातील नागरिकांना कळकळीचं आव्हान आहे की ही जे कोरोनाची लाट आहे याचा संसर्ग हा अत्यंत तीव्र स्वरूपाचा असल्यामुळे आपण मास्कचा वापर करणे, जी आपली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरची त्रिसूत्री आहे त्याच्यामध्ये मास्कचा वापर करणे, मास्कचा वापर करताना नाकावर आणि तोंडावर मास्क राहील या दृष्टीने काळजी घेणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, सॅनिटायझरचा पुरेसा वापर करणे आणि घरातून अत्यंत आवश्यक काम असेल तरच आपण बाहेर पडणे, अन्यथा घरातून काम करणे, या गोष्टीचा अवलंब कर। अमरावती जिले के अचलपुर में
फिनले मिल के एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिल बंद होने से वेतन और काम नहीं मिलने से चिंतित मजदूर ने निराश होकर खुदकुशी का कदम उठाया। अमरावती जिले के अचलपुर में मिल कर्मचारी पिछले 2 साल से मिल बंद होने से परेशान है। मिल बंद होने से काम नहीं मिल रहा और वेतन नहीं मिलने से परेशान मजदूर अब काम शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मिल के कर्मचारी 300 फुट की चिमनी पर चढ़कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे आंदोलनकर्ता मजदूर काफी निराश हो गए हैं। अचलपुर के 27 वर्षीय मिल मजदूर ने आंदोलन के दौरान ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिनले मिल में कार्यरत 27 वर्षीय आदित्य मोहड़ ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर जूनी चौल स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मजदूर के आत्महत्या किए जाने से अन्य सभी आंदोलनकर्ता फिर से आक्रामक हो गए हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अमरावती जिले के वलगांव स्थित संत गाडगे महाराज संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में भेंट देकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। अमरावती जिले में वलगांव श्री गाडगे महाराज की निर्माण भूमि है। स्वयं गाडगे महाराज द्वारा स्थापित मिशन के तहत इस स्थान पर एक वृद्धाश्रम चलाया जाता है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस वृद्धाश्रम में भेंट दी और यहाँ की व्यवस्था की जानकारी ली। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने वृद्धावस्था में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भी सराहना की। इस दौरान गाडगे महाराज वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर कैलाश बोरसे भी उपस्थित थे। शुक्रवार को हुई जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में अमरावती जिले में ग्राम पंचायत के कार्य में रीटेंडरिंग का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जिला परिषद की बैठक के दौरान ये बात सामने आई है। स्थायी समिति की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख की उपस्थिति में हुई। बैठक में अन्य सदस्यों, समिति अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला परिषद सदस्य जयंत देशमुख ने पुनर्निर्विदा यानी रीटेंडरिंग का मुद्दा उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। जिला परिषद ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक कार्य प्रदान करती हैं। कार्य आवंटित होने के बाद कार्य पूरा हुआ या अधूरा, इस पर भी जिला परिषद प्रशासन साधारण नजर नहीं डालता, लेकिन बिल निकल जाते हैं। इस तरह की जांच की मांग सदस्यों द्वारा जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में की गई थी, क्योंकि ये पिछले 3 वर्षों से बढ़ रही है। सदस्य जयंत देशमुख ने ये मुद्दा उठाया। निर्माण विभाग को ग्राम पंचायत का संकल्प देने के बाद एजेंसी के रूप में कार्य ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाता है, फिर उन्हें ठेकेदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जयंत देशमुख ने आरोप लगाया कि इस वजह से जिला परिषद को अंधेरे में रखा जा रहा है। नियोजन झाल्याबरोबर बांधकाम विभाग किंवा संबंधित अलग अलग विभागाकडे नियोजन झालेल्या कामाकरता ते कामाचं इस्टिमेट व्हायच्या पूर्वी लगेच काम मागणीचे अर्ज येऊन पडतात आणि काम मागणीचे अर्ज येऊन पडल्यानंतर संबंधित विभाग हा ग्रामविकास मंत्रालयाचा नियम किंवा GR जे काही आहे त्या याचं कारण देऊन ती संबंधित कामं त्या ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करतात किंवा देतात। सदरची कामं करण्याकरता ती ग्रामपंचायत सक्षम आहे का याचं पाहण्याचा काही निकष, ती कामं करण्याकरता त्या ग्रामपंचायतीकडे तांत्रिक मनुष्यबळ किंवा तांत्रिक तसं काही व्यवस्था आहे का, यंत्र किंवा सामुग्री आहे का। त्याच्यानंतर त्या प्रत्येक कामामध्ये जर कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट हा विषय असतो, कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट हा इस्टिमेटला विषय असल्यावर ते जर तितक्या लाखाचं काम असेल तर त्याच्यामध्ये तो ठराविक तितके % हा कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट म्हणून वेगळा निघतोच। बैठक के दौरान अध्यक्ष बबलू देशमुख ने ये भी निर्देश दिया कि मामले की गहन जांच की जाए और अगली बैठक में इसकी रिपोर्ट रखी जाए। अमरावती शहर के पन्नालाल नगर में संस्कृति संघ सुरक्षा थीम पर एक कराटे खिलाड़ी ने 3 घंटे तक कराटे करते हुए 15,000 स्क्वायर फीट में भव्य रंगोली बनाई है। अमरावती की रंगोली कलाकार माधुरी सुदाने ने अब तक रंगोली बनाने में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसके बाद भी वो अलग अलग रंगोली बनाकर नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करना चाहती है। रंगोली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तो ऐसे ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज किया है। माधुरी हमेशा ही महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाने वाली रंगोली बनाती है। इस बार संस्कृति के संघ सुरक्षा ये संदेश देते हुए माधुरी और उसके 26 सदस्यीय टीम ने भव्य रंगोली
तैयार की है। खास बात तो यह है कि माधुरी और उसकी टीम ने कराटे खेलते हुए 2 घंटे 42 मिनट में ही रंगोली तैयार की है। फार छान आणि विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मध्ये याच्यामध्ये आता चांगल्या प्रकारे सांस्कृतिक संघ सुरक्षा हा जो थीम घेऊन आज या पन्हाळनगर मैदानावर आशिया रेकॉर्ड आणि वर्ल्ड इंडिया रेकॉर्ड होत आहे रांगोळीकडचा। त्या रेकॉर्डसाठी इथे जमलेले सर्व आयोजक मंडळी आणि पन्हाळनगरच्या मैदानावर विशेष म्हणजे पन्हाळनगरच्या मैदानावर हे आयोजन झालं आहे आणि एक मोठा रेकॉर्ड या मैदानावर होत आहे। याचा आम्हाला आयोजन समितीतर्फे म्हणून एक मोठा अभिमान आहे आणि अमरावती शहरामध्ये सुरक्षा संघ संस्कृती हा जो थीम आहे हा चांगल्या पद्धतीने या मैदानावर राबवला गेला आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने म्हणजे सर्व नियमाचे पालन करून कोरोनाचे नियमाचे पालन करून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून हा आजचा रेकॉर्ड आहे आज आमच्या मैदानावर होत आहे। पन्हाळनगरच्या मैदानावर इतका चांगला रेकॉर्ड हे सर्व मंडळी करत आहे त्याबद्दल मी पन्हाळनगर मैदानच्या सर्व खेळाडूतर्फे त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। यवतमाल जिला मानो जैसे कि खिलाड़ियों की खदान। यवतमाल ने राज्य के हर क्षेत्र में नामी खिलाड़ी दिए हैं। यवतमाल के एक किसान की बेटी अनुष्का गजानन कोरपकवार ने राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अनुष्का की सफलता ने यवतमाल के ताज में एक हीरा और जड़ दिया है। अनुष्का की सफलता ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। अनुष्का के पिता एक किसान हैं, माँ परिवार चलाने के लिए एक बैंक में काम करती है। दोनों ने अपने बेटी को घर से ही शिक्षा के साथ साथ खेल के प्रति लगाव पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बेटी ने भी राज्य भर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और माता पिता के विश्वास को सही साबित किया। स्केटिंग में लड़कों का दबदबा है। हालांकि अनुष्का ने पढ़ाई के साथ साथ शाम को 1 घंटा नियमित प्रैक्टिस कर राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। विशेष बात यह है कि इस खेल में हिस्सा लेने वाली अनुष्का अपने परिवार की पहली खिलाड़ी है, इसलिए अनुष्का के माता पिता को उस पर गर्व है। उसके माता पिता उसे ओलंपिक में देश का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसान की बेटी अनुष्का कोरपकवार की सफलता ग्रामीण और वंचित खिलाड़ियों के लिए सचमुच एक प्रेरणा है। आज जे माझ्या मुलीने जे स्केटिंगमध्ये जे गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे त्यामध्ये मी खूप खुश आहे। माझे घरचे आणि सर्व आजूबाजूचे निकाल मंडळी निकाल सर्व जिल्ह्यातले निकाल टोटल जण खुश आहे। आणि हे गरिबीतून शेतीमजुरी हे करून जे मी केलेलं आहे जे प्रयत्न केले आणि ते मी त्याचं साध्य केलेलं आहे। आणि काय नाही जमायचं पैसे इकून तिकून यांना त्यांना मागून जिथे तिचा कॅम्प आहे जिथे त्यांचे हे आहे तिथे आम्ही पाठवलेलं आहे। तिला मी असं म्हणजे असं काही बंधन नाही ठेवलेलं आहे, मोकळं हे करून ठेवलेलं आहे। शिक्षण बी कर बा तुझ्यावालं, त्याच्यात तुझ्याला जे काय करायचं तुला स्केटिंग करायची दुसऱ्या ह्याच्याने हे करा, तिचं मन नव्हतं स्केटिंग करायचं त्या स्केटिंगमध्ये तिने हे केलेलं आहे। आज तिने गोल्ड मेडल मिळवून तिने एकदम निकालाचं सर्वांचं जिल्ह्याचं महाराष्ट्राचं पूर्ण नाव लौकिक केलेलं आहे। माझं नाव अनुष्का गजानन कोरपकवार। मी नेहरू स्टेडियम इथे संजय कोल्हे सर यांच्या ग्राउंडवर सराव करते आणि मला स्पोर्ट्समध्ये इंटरेस्ट होता, त्यामुळे मी स्पोर्ट्स जॉईन केलं आणि सगळ्यांच्या घरच्यांच्या कोचच्या मम्मी पप्पा आजी आजोबा यांच्या सपोर्टने मी समोर गेली आणि पुण्याला माझ्या नॅशनल झाला याच्या आधी, त्यामध्ये मला सिल्वर मेडल भेटलं। त्यानंतर मग मला मागे नव्हतं यायचं, मग मी अजून जास्त प्रॅक्टिस केली। आता माझं राजस्थानला जयपूर येथे मॅचेस झाल्या नेशनल्सच्या, तिथे पण महाराष्ट्र म्हणजे माझी टीम फर्स्ट आली। जब भी पुलिस स्टेशन की बात आती है तो वहाँ हाथ की अंगुलियों पर गिने जाए इतनी ही महिला कर्मचारी की संख्या होती है, तो वही पुलिस स्टेशन में पुरुषों का बोलबाला ज्यादा रहता है। इसे अपवाद ठहराते हुए यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल ने लोहारा के पुलिस स्टेशन का पूरा चार्ज महिला कर्मचारी को सौंप दिया है। आइए देखते हैं इस सराहनीय पहल की ये खबर। कहीं पर छापा मारना हो तो कहीं पेट्रोलिंग करनी हो, अब लोहारा पुलिस स्टेशन से सभी कार्रवाई महिला पुलिसकर्मी करेंगी। पहले महिला पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में आए नागरिकों का समुपदेशन या फिर क्लरिकल काम ही दिए जाते थे, लेकिन अब पुलिस विभाग ही उन सभी को सक्षम बना रहा है। लोहारा पुलिस स्टेशन का सारा कार्यभार महिलाएं संभालती है। लोहारा स्टेशन 7 साल पहले स्थापित किया गया था और अब यहाँ 60 कर्मचारी कार्यरत है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने विश्वास जताया है कि ऐसे में पुलिस थाने की जिम्मेदारी महिलाओं को देने से वे कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं।
खरं तर चॅलेंजिंग आहेच. महिला अधिकारी म्हणून काम करताना किंवा आता मी या पोलीस स्टेशनची इंचार्ज आहे आणि इथे सगळ्या महिलाच काम करणार आहे. महिलांनी लेखी तक्रार पण घेतलेली नाही आहे. यामध्ये बऱ्याच महिला अशा आहेत की ज्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार घेतली नाही, एकही कागद लिहिलेला नाही आहे. तर त्यांना सगळं सांगावं लागेल, त्यांना शिकवावं लागेल की आपण रिपोर्ट कशी घ्यायची, FIR कशी दाखल करायची, आरोपी अटक कसा करायचा, आरोपीला प्रोड्यूस कसं करायचं, त्यानंतर आपण दारूच्या रेड कशा करायच्या, जुगारच्या रेड कशा करायच्या, यासंबंधी मला त्यांना माहिती द्यावी लागेल, त्यांना शिकवावं लागेल. त्यांना पुरुषांपेक्षा चांगल्या पद्धतीने एकतर करून दाखवायचं आहे आणि जबाबदारी घेतली तर त्या निश्चितच चांगल्या रिजल्ट देतील. नागपुर में नायलॉन मांझे के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी शहर में धड़ल्ले से नायलॉन मांझे की बिक्री हो रही है। वहीं चाइनीज मांझे के उपयोग से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। शहर के बेसा निवासी एक 62 वर्षीय शख्स मांझे की चपेट में आ गया, जिससे व्यक्ति के गले में 6 टाके लगाए गए। शुक्रवार की शाम अपने रिश्तेदार से मिलकर घर लौटते समय बेसा चौक के पास 62 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मी प्रकाश पोटे का नायलॉन मांझे से गला कट गया। इस हादसे में बुजुर्ग के गले में 60 टाके लगाने पड़े। गनीमत रही कि उन्होंने गले में मफलर पहना हुआ था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर में पिछले कई दिनों से मांझे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके चाइनीज मांझे का उपयोग खुलेआम शुरू है। नागपुर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एक 35 वर्षीय महिला के जबड़े का ऑपरेशन किया गया है। ये महिला लातूर की रहने वाली है, जिसका जबड़ा बचपन से ही सामान्य व्यक्ति के जबड़े से छोटा था। इस बीमारी के चलते इस महिला को न केवल खाने पीने में दिक्कत होती थी, बल्कि उसे शर्मिंदगी का शिकार भी होना पड़ता था। ऑपरेशन के बाद महिला का जबड़ा प्राकृतिक रूप से विकसित होगा। इस ऑपरेशन के बाद इस महिला ने अपनी जिंदगी में पहली बार अस्पताल में अपना जन्मदिन मनाया। ये 35 साल की रेखा सूर्यवंशी हैं, जो मूलतः लातूर की रहने वाली हैं और नागपुर के GMC में इनका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन को रेयर ऑपरेशन माना जा रहा है। रेखा के साथ में ये दिक्कत थी कि बचपन से ही उनके जबड़े का जो साइज़ है वो छोटा था, जिससे उनको खाने और पीने में दिक्कतें होती थी। आपने देखा होगा कि कई मर्तबा आपको ऐसे लोग दिखे होंगे जिन्हें ये शिकायत रहती है, लेकिन इस बीमारी को लेकर या इस शिकायत को लेकर बहुत ज़्यादा जनजागृति नहीं है, जिस वजह से इसका इलाज उतने बेहतर तरीके से मरीज़ को नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो ताउम्र इसी अवस्था में इसी समस्या के साथ में अपने जीवन को गुजारते हैं। तो नागपुर के डेंटल कॉलेज में जो नागपुर डेंटल कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर अभय दातारकर ने इनकी सर्जरी की है और इनकी सर्जरी होने के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 1-2 महीने में इनका जबड़ा एक आम आदमी की तरह हो जाएगा और उसके बाद ये अच्छे से खा सकेंगी, पी सकेंगी और जीवन अपना गुजार सकेंगे सामान्य आदमी की तरह। हमारे साथ इस डॉक्टर दातारकर सर को असिस्ट करने वाली डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर पूजा हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्हें क्या शिकायत है, इस बीमारी को क्या कहते हैं और इसका इलाज क्या है। ये रेखा सूर्यवंशी हमारे पास आई थी कुछ 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले। उनका ये कहना था कि उनका जबड़ा छोटा है, जो हमारी भाषा में कहते हैं माइक्रोग्नाथिया। तो इसलिए हमने उनका सर्जरी प्लान किया है। तो इस सर्जरी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। अंदर से चीरा मार के हमने हड्डी को कट करके वहाँ पे एक स्क्रू फिट किया है। स्क्रू के दौरान वो हम रोज़ सुबह शाम टर्न करते हैं, जिसको एक्टिवेशन कहते हैं। उस एक्टिवेशन के दौरान 2 हड्डी थोड़ा सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से उनका निचला वाला जबड़ा आगे आ रहा है और उस ट्रीटमेंट के लिए उनको थोड़ा टाइम और लगेगा। तो क्या इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहा है और जैसे कि ये 35 साल में मतलब लगभग मिडिल एज में आ गए हैं, तो इस समय में इस तरीके की बीमारी का सामने आना और उस पर निदान करना ये संभव है और इसको सक्सेसफुली किया गया है? हाँ जी, ये सक्सेसफुली हुआ है बिकॉज आपको पहले इनका निचला वाला जबड़ा बहुत ही अंदर था, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनको ये ट्रीटमेंट के बाद। और इसका ये बेनिफिट है कि इनको कोई दूसरी सर्जरी की भी गरज नहीं पड़ेगी। आपसे जानना चाहेंगे पूजा मैम कि ये क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका रहा और इस तरीके की बीमारी वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समस्या होगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप डेंटल कॉलेज की ओर से? मतलब जैसे ये टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं वो सोशलाइज नहीं होते हैं ज़्यादा,
मतलब बाहर जाने से वगैरह थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, लोग क्या बोलेंगे ऐसे वगैरह रहता है। बट अभी जैसे रेखा 35 की एज में यहाँ पे आई और 2 महीने में उसका ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा है तो वो भी हो जाएगा। तो मतलब हम यही बोल सकते हैं कि अभी इस पे भी इलाज करना पॉसिबल हो गया है, तो मतलब आना चाहिए पेशेंट। और ये बीमारी बचपन से ही रहती है या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें ही निकल के सामने आती है? जैसे इनको माइक्रोग्नैथिया है तो ये बीमारी बचपन से ही रहती है। कुछ कुछ पेशेंट्स में बाद में भी होता है डेवलप, मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ ऐसे लग जाती है, मार लग गया वहाँ पे तो होता है, बट मोस्टली बचपन से ही रहता है ये बीमारी। हम रेखा से बात करने की कोशिश करेंगे। और बात कर सकते हो तुम? बात कर सकती हो? क्या बोल? और पहले किस तरीके की दिक्कत होती थी तुमको, और अब ये ऑपरेशन हो गया तुम्हारा तो कैसा लग रहा है? क्या दिक्कतें दूर हो गई हैं? खा पी सकती हो? खा पी सकती हूँ आप। पहले खाने में तकलीफ हुई तो चबाने में, अब नहीं है। रेखा से ऑपरेशन हुआ है तो चूँकि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनके भाई है हमारे साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमोल सूर्यवंशी है। अमोल, ये बताओ कि आप अपनी बहन को 35 साल की उम्र में लातूर के हैं, आप लातूर से यहाँ लेके आए, तो यहाँ के बारे में क्या बताया गया कि यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा इसलिए आप आए, और अब तक उसको किस तरीके की दिक्कत परिवार ने महसूस की, और अब उसका ऑपरेशन हो गया है तो अब क्या लगता है कि क्या बेहतर हुआ है? सर वो बचपन से ही इसका ये प्रॉब्लम है और बचपन से ही खुद को मतलब अकेला फील करती थी। ज़्यादातर ये पार्टीज़ में मतलब बर्थडे में, इवेंट में, शादी में शामिल नहीं होती थी, और घर में भी इसने खुद को अलग ही रख रही थी अब तक। जब इसका ऑपरेशन हुआ तब से खुश है। उसने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया सर यहाँ पे। डॉक्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया, प्रियंका मैम, पूजा मैम, दातारकर सर ने भी बहुत, दौरे सर जिन्होंने इनकी सर्जरी की। तो पहले इसको खाने पीने में भी इनको दिक्कत होती थी? नहीं उतनी नहीं, लेकिन उसको लगता था कि मैं थोड़ी अलग हूँ, बाकी लोगों से मैं थोड़ी अलग हूँ, उसको ऐसा लगता था, इसलिए वो ज़्यादातर बाहर भी नहीं जाती थी। तो ये जो इनको प्रॉब्लम है प्रियंका मैम की, अभी इनके भाई ने बताया कि अपने आप को अलग रखती थी, कि अलग तरह की उनको शिकायत है, तो ऐसी शिकायत के बहुत सारे लोग होंगे। अब इसका ऑपरेशन किया गया है तो सामान्य आदमी के जैसे चेहरा हो जाएगा, सामान्य आदमी के जैसे जबड़ा हो जाएगा, और जिनको ये शिकायतें हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? रेखा उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि वो भी अपने आप को अकेला फील ना करे, और इस ट्रीटमेंट के लिए वो जा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं। और ये सामान्य आदमी के जैसे ही इनका जबड़ा हो जाएगा धीरे धीरे चल के? धीरे धीरे हो जाएगा इनका चल के। इस प्रक्रिया को कितना समय लगता होगा ऑपरेशन करने के बाद में या ट्रीटमेंट के अंडर आने के बाद में? पूरी तरीके से आम आदमी का जबड़ा हासिल कर लेने तक कितना समय लगेगा? 6 months to 1 year में सब हो जाएगा लगभग, क्योंकि हड्डी भी रीजनरेट होगी वहाँ पे, तो हो जाएगा 6 months to 1 year। तो ये रेखा सूर्यवंशी और डेंटल कॉलेज के ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नागपुर डेंटल कॉलेज में रेखा सूर्यवंशी जो लातूर की हैं उनका नागपुर लाकर ट्रीटमेंट किया गया। मुख्यतः से उनको जबड़े की शिकायत थी, जबड़े छोटे होने की। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, और हमारे शरीर की बनावट या सामान्य व्यक्ति से थोड़ी सी अलग हो जाए तो उसकी वजह से एक आम आदमी के मन में क्या व्यतीत होता होगा ये रेखा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अब ऑपरेशन के बाद और डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों के ट्रीटमेंट के बाद में अब रेखा फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। जैसा उसके भाई ने बताया कि उसे नागपुर में आने के बाद में नए तरीके से एक नया जीवन मिला है। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़ अमरावती।